नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी सरकार की तरफ लंबे वक्त से टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब 10% क्षैतिज आरक्षण पर फैसला होगा और कब उन्हें उनका हक मिलेगा। इसी बीच एक खबर तमाम राज्य आंदोलनकारियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है। खबर ये है कि आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर गठित की गई प्रवर समिति ने मामले में ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसे जल्द ही विधानसभा अध्यक्षा को सौंप दिया जाएगा। समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर हर पहलू पर बातचीत हुई है और उसका निचोड़ निकालकर इस ड्राफ्ट में संकलित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस ड्राफ्ट में सकारात्मक संशोधन किए गए हैं। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, जो कि समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट तैयार होने के बाद अब सरकार को इसे लेकर जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि राजकीय नौकरियों में आंदोलनकारी आरक्षण का लाभ ले सकें। देखिए, जो काम प्रवर समिति को 36 आरक्षण के संदर्भ में सौंपा गया था, वो काम आज पूरा हो गया है। और जो भी इस दौरान हमारी बैठकें हुई थी, उन तमाम बैठकों के निष्कर्ष के आधार पे जो ड्राफ्ट हमने किया था, आज उसको अंगीकृत कर लिया गया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो आंदोलनकारी हैं, उनके हित में ये आज हमने काम पूरा कर लिया है। और अब माननीय अध्यक्षा जी को मुझे ये प्रतिवेदन सौंपना है। जिस दिन वो यहाँ उपलब्ध होंगी तो मैं निश्चित रूप से ये प्रतिवेदन उनको सौंपूंगा, तो हमारा प्रवर समिति का काम पूरा होगा। देखिए, आज प्रवर समिति की बैठक ने अपनी सारी सिफारिशें तय कर उसको आज बैठक में सब कंप्लीट कर विधानसभा अध्यक्ष जी को प्रेषित करने के लिए भेज दिया गया है। और मैंने विपक्ष के नाते मांग करी है कि जल्द से जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक को पास किया जाए। तो संतुष्ट हैं आप जो ड्राफ्ट में चीज़ें रखी? जी बिल्कुल। मैं जिन चीज़ों पे हमें संदेह था, जिन चीज़ों पे मैं पहले दिन से कांग्रेस के लोग जो विधानसभा के सत्र के दौरान हम लोगों को जिन चीज़ों में संशय था, जो चीज़ें हमारे आंदोलनकारियों के हित में नहीं थी, उन सारी चीज़ों को उसमें रखा गया है। और मैं इस बात के लिए अध्यक्ष जी को धन्यवाद भी करूँगा कि जिन जिन बातों के लिए मैंने कहा है और जो सही है उन सबको उन्होंने उसमें रखा है। तो कानून अगर बना तो क्या फायदा आंदोलनकारियों को होगा? यहाँ पर आंदोलनकारी कोटे से लगे कर्मियों की नौकरी बहाल हो जाएगी। पहले से चयनित 300 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। ये फायदा इसका होने वाला है। लंबित परीक्षा परिणाम घोषित हो सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि नौकरियों में आरक्षण का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो 10% आरक्षण पर कानून जल्द बन जाएगा। प्रदेश में करीब 13,000 चिन्हित आंदोलनकारी हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर लंबे वक्त से राज्य आंदोलनकारी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है इस पर फैसला होगा, कब उन्हें 10% आरक्षण का हक मिलेगा। ये तमाम ऐसी बातें थी जिनका इंतज़ार हो रहा था। लेकिन मानसून सत्र जब हुआ और एक प्राइवेट बिल अनुपमा रावत द्वारा लाया गया, उसके बाद जो खामियां थी या जिन पर प्रश्न चिन्ह उठे थे, उसको लेकर प्रवर समिति का गठन हुआ। और इस प्रवर समिति ने कई बैठकें इसको लेकर की, क्या संशोधन होने हैं। इस समिति में दोनों पक्ष और विपक्ष के नेता मौजूद रहे और साथ में मिलकर अब जाकर कहीं ना कहीं सहमति बन चुकी है। एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और ये फाइनल ड्राफ्ट जो है वो जल्द ही विधानसभा अध्यक्षा को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द विशेष विधानसभा का सत्र जो है वो बुलाया जाएगा और इसे कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण उन सभी राज्य आंदोलनकारियों के लिए है जो लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे। कई आंदोलन यहाँ पर किए गए। पहला आंदोलन सबसे पहले जो है राज्य गठन का किया गया, उसके बाद भी अपनी मांगों को लेकर ये राज्य आंदोलनकारी लगातार सड़कों पर थे। तमाम नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक ये मांग की गई थी कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कहीं कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद प्रवर समिति के पास ये मामला पहुंचा और प्रवर समिति ने कई बैठकें यहाँ पर की। हाल फिलहाल में
जो है प्रवर समिति का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया, जिसके बाद मायूस हो गए थे तमाम राज्य आंदोलनकारी और नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी दृढ़ता का ही नतीजा है कि यहाँ पर जो है प्रवर समिति ने इतनी जल्द जो है बैठकें की और उसके बाद एक फैसला लिया गया। 10% क्षैतिज आरक्षण का जो ड्राफ्ट है वो फाइनल तौर पर तैयार कर लिया गया है। अब जल्द ही विधानसभा अध्यक्षा को ये सौंप दिया जाएगा और इसी को लेकर एक जो है विशेष सत्र आहूत किया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल इस पर मुहर लगाते ही ये कानून बन जाएगा। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 10% का हक देखते हैं कब तक, और तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दिगंबर नेगी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल बिष्ट जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रदीप कुकरेती जी राज्य आंदोलनकारी हैं, डीके पाल जी आप नेता हैं, और जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप कुकरेती जी, आप सभी को बधाई कि इतने लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी उम्मीद की किरण आप लोग को मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप में बधाई तो मैं आधी बधाई है, क्योंकि आप ये लगा सकते हैं कि अभी लगातार हम लोग 10 वर्षों से जी 10% क्षैतिज आरक्षण की पुनर्बहाली को लेकर जिस प्रकार से संघर्ष थे और जो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे, तो धामी जी ने जिस प्रकार से हमारे संघर्ष को, हमारी वार्ताओं के बाद, घिराव के बाद जो वार्ताएं निकली, और निश्चित रूप में मैं ये कहूँगा कि अभी हम 1-2 कदम जो दर कदम कर चल के हम ऐसे मुकाम पे अभी आ चुके हैं, और जो सबसे कठिन मुकाम है वो महामहिम का है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष आज अगर होती तो हमारे एक और अभी इसमें वो है कि वो कल आएंगी, परसों आएंगी, कब ये होगा, या खाली वैसे ही पत्र चला जाएगा। निश्चित रूप में जो एक कदम हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आप उन बेरोजगारों के ऊपर जो देखिए, जो राज्य आंदोलनकारी जिनके परिणाम निकले हुए हैं, जो इसी उसमें जो है सरकार ने हमको या जो बांधा हुआ था 10 वर्षों के अंदर, जिनकी उम्र जो 40 से 50 में चले गए या जो 35 से 45 में चले गए, आप उनकी मन स्थिति को समझ सकते हैं। और निश्चित रूप में जब किसी के घर में रोजगार आता है तो उसकी आंखों की चमक अलग होती है, उस परिवार की उसकी अलग होती है, खुशी अलग होती है। तो निश्चित रूप में अगर एक कदम हम शायद थोड़ा आगे बढ़े हैं, लेकिन मेरा केवल आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि जो है विधानसभा अध्यक्ष 1-2 दिन के अंदर आए और इसको जो है जल्दी से जल्दी इसको रिसीव करके सत्र जल्दी आहूत हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री इसमें आहूत करें, क्योंकि इसमें ज्यादा हाँ और ना का ही सवाल बचा है, बाकी इसमें कोई औपचारिकता नहीं है। क्योंकि जब 3-3, 4-4 दिन का सत्र होता है तो वो एक दिन में निपटा दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक दिन का सत्र शायद 1 या 1.5 घंटे में भी निपटाया जा सकता है, या एक दिन के अंदर हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के बहाने राज्य के और अच्छे हितों के लिए, अच्छे मुद्दों के लिए, अच्छे एक्टों के लिए, नियम कायदे कानून के लिए वो एक चर्चा की जा सकती है, कि ताकि हमारे बहाने और भी चीजें उसमें चर्चा हो, ताकि जो विधायिका का काम हो। और महामहिम के पास जाके पहले तो 9 नवंबर, क्योंकि बहुत नजदीक है, मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी हो पाएगा, लेकिन मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि दिवाली के तोहफे के रूप में उत्तराखंड सरकार ये राज्य आंदोलनकारियों को सौंप सकती है। ठीक है, मैं सबसे पहले सभी से शॉर्ट कमेंट्स लूंगी। दिगंबर नेगी जी, क्या कहेंगे? एक बड़ी उपलब्धि है, जो एक बड़ा रोड़ा अटका हुआ था वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस उत्तराखंड राज्य के निर्माण से के आरंभ काल से ही राज्य आंदोलनकारियों और उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करती रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सरकार 2000 में बनी थी, अंतरिम सरकार, उसके पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी ने सबसे पहले राज्य आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे उनके परिजनों को नौकरियां दी। और उसके बाद जब ये दूसरा सिलसिला ये चला था कि जो राज्य आंदोलन में जो गंभीर रूप से घायल हुए जो आंदोलनकारी हैं, जिनके गोली लगी या इस प्रकार से अपंग हो गए थे किसी कारण से, तो उन लोगों को भी हमारी सरकार ने नौकरी देने का कार्य किया है जी। अब ये तीसरे चरण में आज ये बहुत अच्छी बात है कि जो प्रवर समिति माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी, इस राज्य के जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जो शेष रह गए हैं,
और उनकी लंबे समय से यह मांग थी कि उनको भी जो क्षैतिज आरक्षण और उनके आश्रितों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। अधिकतर लोग अब जो 94 में जो राज्य आंदोलन कर रहे थे जी। और अब तक वैसी 30-32 साल से ऊपर का समय हो चुका है, तो वो सब लोग ओवर एज हो गए हैं, वो उनको तो जॉब की जरूरत नहीं है। परंतु उनके जो आश्रित हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का लाभ मिलना चाहिए कि वो बिल्कुल। गौरव सेनानी के सुपुत्र सुपुत्रियां या आश्रित हैं जिन्होंने इस राज्य के निर्माण के लिए अपने कैरियर की परवाह नहीं की, अपने रोजगार की परवाह नहीं की, अपनी नौकरी की परवाह नहीं की जी। और कई वर्ष उन्होंने इस राज्य निर्माण के लिए अपने जवानी के दिए हैं। तो ऐसे जो हमारे गौरव राज्य आंदोलनकारी हैं, उन सब आंदोलनकारियों के आश्रितों को अगर 10% आरक्षण उत्तराखंड की सरकार देती है, एक प्रवर समिति ने जो आज प्रस्ताव पास किया है, जी। इसके लिए प्रवर समिति बधाई के पात्र है। जी। ठीक है। और ये बहुत खुशी का दिन आज सभी राज्य आंदोलनकारियों और इस राज्य के लोगों के लिए है। जी, शिषपाल सिंह बिष्ट जी, आप क्या कहेंगे? अब जब कहीं ना कहीं ड्राफ्ट तैयार हो गया है, क्या उम्मीद आप लोगों को है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, जिन राज्य आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और शहादत के बदौलत ये राज्य बना, उनको 10% क्षैतिज आरक्षण के अपने हक के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा और आज राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और विपक्ष के दबाव के बदौलत जो है प्रवर समिति ने, क्योंकि 2 महीने के कार्यकाल का विस्तार उन्हें मिला था, ये दबाव में ही इतनी जल्दी जो है इसकी जो संस्तुतियां आज की हैं, जो रिपोर्ट मुझे लग रहा है बना दी गई है कि और जो अब विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी, अब इसमें और विलंब नहीं होना चाहिए। तत्काल जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और 10% क्षैतिज आरक्षण का जो हक है राज्य आंदोलनकारियों का, उस पर मोहर लगनी चाहिए और जो राज्य आंदोलनकारियों के साथ जो है प्रवर समिति के अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभद्रता की, ये उनके दरवाजे पे गए थे राज्य आंदोलनकारी नम्रता के साथ, इनको मिलने से मना किया गया, 1 घंटे बाहर इंतजार किया, 1 घंटे अंदर इंतजार कराया और जब मिले तब जो है धमकी भरे अंदाज में राज्य आंदोलनकारियों से बात की। उसके लिए भी प्रेमचंद अग्रवाल जी को राज्य आंदोलनकारियों से माफी मांगनी चाहिए। हम ये भी मांग करते हैं और अब अगर 9 नवंबर से पहले विधानसभा का सत्र बुलाए और इसको जो है कानूनी रूप इसको पहुंचाए, इस पर लगाए। और अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जो है नित्यानंद स्वामी जी ने जो है राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी देने का काम किया। ये पहला, मैं यहाँ पर पहली बार सुन रहा हूँ इतना बड़ा झूठ। अरे भाजपा की सरकार ने न कभी राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी दी, न जो है राज्य आंदोलनकारियों का आपने चिन्हीकरण किया, न उनको आपने पेंशन दी। ये सारे का सारे काम कांग्रेस की सरकार में हुए और पूरा राज्य इस बात को जानता है। भाजपा की सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की जो भी मुद्दे उनको लटकाने का हमेशा काम किया। हाँ, इन्होंने जरूर एक काम किया है, जो 3000 रुपए की पेंशन राज्य आंदोलनकारियों को हरीश राव जी की सरकार ने दी थी, उसको 4500 रुपए करने का काम किया। तो आज भी उसमें विसंगति है। आप देखिए, घायल राज्य आंदोलनकारियों को जो है चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों से कम जो है भत्ता बोले या जो भी अनुमन्य जो धनराशि सरकार के द्वारा दी जाती है वो मिलती है। तो इसमें भी जो है संशोधन होना चाहिए और निश्चित तौर पर जो राज्य आंदोलनकारियों का हक है, ये उनका अधिकार है, ये कोई खैरात सरकार नहीं दे रही है। क्योंकि 10% क्षैतिज आरक्षण तो राज्य आंदोलनकारियों को कांग्रेस के दौर से मिलता ही था। ये तो एक रिट हाई कोर्ट में आ गई थी, उसके बाद जो है ये राज्य आंदोलनकारी से छिना था और अपने हक को प्राप्त करने के लिए इतनी लंबी लड़ाई राज्य आंदोलनकारियों को दोबारा से लड़नी पड़ी, उसका हमें खेद भी है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अगर राज्य आंदोलनकारियों को अब भी उनका अधिकार राज्य स्थापना दिवस पर मिल जाता है, उससे पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके ये सरकार अनुमोदित कर देती है और महामहिम राज्यपाल अगर चाहे तो, यहाँ तो अगर सरकार चाहे वो तो 1 दिन में हो जाता है, ये सारा कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन इच्छा होनी चाहिए, सरकार की मंशा होनी चाहिए। और आप देखिए कि अब मुझे नहीं लगता कि अगर और इंतजार करना पड़ा तो इससे ज्यादा दुखद अब और कुछ नहीं होगा। जी, डी के पाल जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैं ये तो कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए, जो चीज पहले से ही कांग्रेस के टाइम से मिल रही हो और उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और अब वो इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे राज्य आंदोलनकारियों का ये अधिकार नहीं है, उन शहीदों के परिवारों का ये अधिकार नहीं है, बल्कि इनकी
तरफ से दी ये जाने वाली कोई भीख है। ये भीख नहीं मांग रहे राज्य आंदोलनकारी, ये अपना अधिकार मांग रहे हैं। और मैं तो सराहना करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए शुरू में ही क्षेत्रीय आरक्षण के 10% की बात को जो है ना माना और समझा और वो दिया एक उनके सम्मान के रूप में। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ये आचरण रहा है, हम अभी भी 2 स्टेप दूर हैं। पहला स्टेप तो ये कि विधानसभा में ला करके इसको अनुमोदित किया जाए, और दूसरा महामहिम राज्यपाल जी के पास भेज करके, ये पहले भी गया राज्यपाल जी के पास, लेकिन भेज करके जब आप प्रवर समिति की इस संस्तुति को संतुष्ट हो रहे हैं, तो आप तुरंत जो है ना विधानसभा में इसका सत्र लाइए। और ऐसे कार्य के लिए लेट लतीफी नहीं की जाती। ये कार्य ऐसा पुण्य कार्य है कि देश तुल्य लोगों के लिए, देश तुल्य परिवारों के लिए, देश तुल्य शहीदों के परिवारों के लिए ये कार्य हो रहा है। ये तो बड़े गर्व के साथ में उनके घर पे जाकर के और उनको सम्मान देते हुए बात करना चाहिए, न कि ये कि अभी विधानसभा अध्यक्ष जी 3-4 दिन में आएंगी। कैसे अग्रवाल जी, प्रेमचंद अग्रवाल जी किस तरह से बोल रहे थे कि 3-4 दिनों के बाद हमारी लोक विधानसभा की अध्यक्षता के लिए आएंगी, वो फिर उसके बाद में हम जो है ना उनको देंगे, वो विधानसभा का सत्र बुलाएंगी। ये तो लेट लतीफी है भाई जी। आप ऐसा मत करिए सरकार। जब आप अधिकार देना चाहते हैं उन शहीदों को, उन परिवारों को, ठीक कहा कुकरेती जी ने, हम ठीक है 1-2 कदम आगे आ गए हैं, लेकिन कुकरेती जी माने हमारे आदरणीय शिवपाल जी भी बैठे हैं और आदरणीय सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो जानते हैं इन बातों को कि अभी ये डगर इतनी आसान नहीं है, ये इतनी आसान नहीं है जी। दशमी जी, हमने देखा है पिछले 15 सालों में, बिल्कुल, जब से इन्होंने उस पर क्वेश्चन मार्क किया तब से लेके आज तक हम देख रहे हैं राज्य अधिकारियों को के परिवार के बच्चों को, बहुत सारे को तो एज निकल गई, जिनको बेनिफिट मिलना था, किसको बेनिफिट देना चाह रहे हैं? शहीदों परिवार को, राज्य अधिकारी के परिवारों को ही तो 10% क्षेत्रीय आरक्षण देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, पिछले सालों से जिस तरह का इन्होंने लटका का काम किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है और मांग करती है तुरंत इसको सत्र बुलाया जाए, महामहिम राज्यपाल जी को रिक्वेस्ट के साथ में भेजा जाए, और जितनी जल्दी इसको आप घोषित कर सकते हैं उतनी जल्दी इन परिवारों को इसका लाभ, इसका फायदा जो उन्होंने इस राज्य के लिए बलिदान किया है, इसका एक तरह से छोटा सा ये सम्मान उनको जो है दिया जाना कर देना चाहिए। बिल्कुल। जय सिंह रावत जी, सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि शुरुआत से ही हम ये खबरें दिखा रहे थे, आप लोग कवरेज भी की आप लोगों ने जिस टाइम पे आंदोलन हुआ उसके बाद, अब कितनी बड़ी उपलब्धि आप ये मानते हैं? देखिए, उपलब्धि तो तब मानी जाएगी जब ये लागू हो जाएगा, और अच्छी बात है अगर होता तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें मैंने तो अभी तक मुझे पता नहीं कि जो ये समिति है उसने क्या इसका आरक्षण का ड्राफ्ट बनाया। मुझे उम्मीद है कि जो जिन कारणों से हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया था 2 बार, 2010 में किया और 2018 में किया, 2 बार कर दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनली फिजिबल नहीं है। हो सकता है कि समिति ने उन कारणों पर ही विचार किया होता। मुझे लगता है कि आंदोलनकारी इस मामले में बजाय लोगों को गफलत में रखने के लिए सरकार को बता देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है ना। अभी तक जो देखिए जो आता है आर्टिकल 14, वो कहता है समानता का मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ, और आर्टिकल जो 16 है संविधान का अनुच्छेद 16 है, वो कहता है कि राज्य का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं, किसी सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि कौन क्या है जी। तो जब ऐसा हुआ तो फिर सोचा गया तो फिर जो पिछड़े लोग हैं जो है ना, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं जी, ओबीसी के लोग, उनके लिए क्या होगा? तो फिर इसमें जो आर्टिकल 16 में 4 जोड़ा गया, ठीक है, आर्टिकल जो 16(4) जो जोड़ा गया जी, उसमें जो अनुसूचित जाति के लोग थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे और ओबीसी के लोग थे, उनको आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया जी, ठीक है। फिर 2000 क्या करना, आर्टिकल जो 15 है, 15 में भी 4, 5, 6 उपधाराएं हैं, उसमें एजुकेशनली बैकवर्ड की बात आई जी।
तो फिर क्या हुआ कि 2019 में आपने सुना होगा कि मोदी जी की सरकार के द्वारा जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, वो है संविधान का संशोधन हुआ, जी। 103वां संशोधन हुआ है। उसमें प्रोविजन किया गया कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन आंदोलनकारियों को एज सच मुझे नहीं लगता कि कहीं पर होगा। जी। ऐसा 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 नजर नहीं है। अगर ऐसा होता तो हाई कोर्ट इसको रिफ्यूज नहीं करता। जी। तो मेरा मानना है ये है कि जो सरकारें होती हैं ये पॉलिटिकल कंपल्सन है। कैसे बोलेंगे कि हम आंदोलनकारियों को नहीं देंगे, देंगे तो नाराज हो जाएंगे लोग, नाराज। क्योंकि वास्तव बात तो है ही, क्योंकि कई लोग तो हमारे परिचित लोग हैं वो रिटायर हो चुके हैं जी। वो आंदोलनकारी थे, उनको नौकरियां मिली है, उनको रिटायर हो गए। ये समानता कहाँ है? कुछ लोगों का नहीं। कम से कम 300 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो रखा है लेकिन मामला बीच में लटक गया है। जी। कई और लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो क्या है देखा होगा। भाई मैं संविधान का विशेषज्ञ तो हूं नहीं जी। हो सकता है जो जो इसकी जो विधानसभा की समिति है उन्होंने इस चीज पर विचार किया होगा। और एक और मैंने पिछले डिबेट में भी आपसे कहा था कि जी। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया कि वहां उन्होंने कहा कि क्लास 2 क्लास 1 की नौकरियों से कहीं पर भी आप मना नहीं कर सकते। ये प्रोविजन किया गया है ताकि भारत में सब एक रूपता रहे, मतलब है ना, कोई कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि कम से कम क्लास 3 की तृतीय श्रेणी की नौकरियां हमारे प्रदेश के लोगों के लिए ही आरक्षित हों। जी। तो उसमें ये आर्टिकल 16 जो था वो क्या कहते हैं 20 में आया जी। कि भाई आप कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं सरकारी पद में आप दूसरे प्रदेश के बाहर या अंदर के लोगों का। ये तो संविधानिक व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने फिर राष्ट्रपति को लिखा कि 16(4)(1) जी। वो फिर विधानसभा ने पास किया और राष्ट्रपति को भेज दिया जी। और वहां से वो प्रोविजन होके राष्ट्रपति ने ओके कर दिया। तो अभी जो गफलत आपको हो रही है कि साहब अभी होंगे, विधानसभा हो जाएगी 9 नवंबर से पहले हो जाएगी और एकदम मिल जाएंगे। ये आंदोलनकारियों को वो सब हम ही लोग तो हैं, हमारे परिवार का हम सब लोग हैं जी। तो ये ऐसा किसी को ऐसी मतलब लॉलीपॉप देके मतलब गलत फहमी में डाल के फायदा नहीं है। अगर इनको कराना भी होगा तो राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा, है ना, वो लंबी प्रक्रिया होगी। और जैसे हिमाचल ने किया अपने तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए, और जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा आंदोलनकारियों के लिए कहीं आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल अब संविधान में नहीं है। और आप ही जानते हैं संविधान में संशोधन उत्तराखंड की विधानसभा नहीं कर सकती, बिल्कुल है ना। संविधान में संशोधन करना या तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर होता है जी। जो मैंने 16(4)(1) की बात है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जी। जो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आज आरक्षण मिला 1950 का जी। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1950 का। आपको पिछली बार अगर आपको याद होगा खंडूरी जी ने एक लोकायुक्त का कानून बनाया था जी। विधानसभा से यहाँ पास हुआ लेकिन लागू नहीं हो सकता था क्योंकि उसमें ऐसे प्रोविजन थे कि जो उत्तराखंड विधानसभा के कार्यक्षेत्र में नहीं थे। जैसे हाई कोर्ट का उसमें जुडिशियरी का उसमें प्रोविजन कर दिया था। उसमें ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट 3 महीने के अंदर फैसला देगा। ये कई ऐसी प्रोविजन थे बिल्कुल तो राज्य विधानसभा को अधिकार नहीं थे। तो फिर उस समय खंडूरी सरकार ने उसको राष्ट्रपति को भेजा था। वहां से क्योंकि सरकार बीजेपी की थी, यहाँ बीजेपी की सरकार थी, उसका फायदा हुआ, वहां उन्होंने कह दिया जी। अभी हमको फायदा ये हो सकता है कि केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का सरकार क्या विधानसभा है ये पास करके कानून पास करके, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे सारे कि बना दो जी हमने तो बना दिया, देखो सुप्रीम कोर्ट ने हम क्या कर सकते हैं। ये टाल भराई वाली ऐसा आंदोलनकारियों को ऐसा मूर्ख मत बनाएगी आप। ठीक है, व्यवहारिक बात करें। बिल्कुल प्रदीप कुकरेती जी, जिस तरीके से बहुत डिटेल में जय सिंह रावत जी ने टेक्निकलिटीज बताई हैं, जब आप लोग ने मुलाकात की थी प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से, क्या आप लोगों को इस बारे में जानकारी दी गई थी कि ऐसी कोई टेक्निकलिटी तो नहीं जो सिर्फ यहाँ की विधानसभा से जो है पॉसिबल नहीं हो सकता, आपको फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी?
देखिए, इसमें 16/4 का जो बिल्कुल हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सब चीज़ों के ज्ञाता हैं। इसलिए जब समय-समय पे चाहे भू कानून की बात हो, चाहे परिसीमन की बात हो, या जो भी हमारे राज्य के जो हम लोग जिन चीज़ों के लिए संघर्ष करते हैं, तो लगातार हम जो है हम जो रावत जी से संपर्क करते हैं और उनसे साथ परिचर्चा करके उनसे ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप में 16/4 को लेके पहले दिन से ये बात चली आ रही है और हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि 16/4 के अंदर क, ख, ग, घ सारी उसमें संभावनाएं थी और हैं। तो इसमें क्योंकि आपको मैं बताऊं कि झारखंड ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को देख के झारखंड आंदोलनकारी मंच बनाया और वहाँ पूरा आयोग बना हुआ है। सिंगल की पे आप गूगल में जाएंगे, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। हमारे यहाँ आपको डिटेल नहीं मिलेगी, वहाँ सिंगल उस पे वहाँ उनको आरक्षण की सुविधा दी गई है, उनके लिए पेंशन का कैटेगराइज किया गया है। और अभी तेलंगाना में आपने देखा होगा कि उन्होंने तो घोषणा कर दी कि उन्हें 250 कितना वो उनको लैंड दे रहे हैं वो राज्य आंदोलनकारियों के लिए। तो ऐसा नहीं है, शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी, लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ जो कमी क्या हुई कि इसको लेके एक विशेष फोकस या मंत्रालय या जो विभाग होना चाहिए था, उस तरह की मॉनिटरिंग नहीं हो पाई है। तो जबकि शुरुआत हुई थी, जैसे कि अभी जैसे नेगी जी ने बताया कि स्वामी जी ने जिस प्रकार से शहीदों के परिवारजनों को राज्य जो है रोजगार देने का वो किया, उसके बाद तिवारी जी आए तो उन्होंने और ब्रॉडनेस उसमें करी। उन्होंने कहा भाई मैं 4th क्लास की या क्लास 3 की दे सकते हैं जो हमारे अधिकार है। और कई बार उनको मैं अब नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। उसमें रावत जी थे जो हमारे प्रमुख सचिव भी रहे, वो हमारे सूचना आयुक्त भी रहे। रावत जी ने उसमें कुछ उनको किंतु परंतु बताया। तो तिवारी जी ने जब आंखें टेढ़ी करी और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जो क्या अधिकार होते हैं मुझे भी पता है, मैंने भी संविधान पढ़ा हुआ है और मेरे क्या अधिकार है, मुझे अपने अधिकार मालूम है। आपको जो बताया जा रहा है राज्य आंदोलनकारियों के काम करवाने हैं, रोड़ा नहीं लगाना है। और ऐसे ही टोलिया जी प्रमुख सचिव मुख्य सचिव थे, जब किसी जिलाधिकारी के द्वारा घायल पे जो किंतु परंतु किया गया, तो हम जब डेलीगेशन लेके मुख्य सचिव के पास गए तो टोलिया जी ने वो, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो पहले मुख्य सचिव थे जिन्होंने सीधे जिलाधिकारी को, उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं देखा कि वो चिट्ठी में इंगित कर सकते थे, उन्होंने सीधे फोन किया। उन्होंने कहा हमारा काम जो है इनको रोजगार देना है, शासन आदेश का पालन करवाना है, हमने किंतु परंतु नहीं लगाना है। तो वो चीजें मतलब ऐसे अधिकारियों में मुझे इस बात की पीड़ा है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर ऐसे अधिकारियों की कमी हुई है। कुछ ऐसे आईएएस रिटायर्ड हुए हैं, नपच्याल जी जैसे अधिकारियों पे मैं फिर उनका नाम लूंगा कि चाहे अधीनस्थ चयन आयोग आज बना हुआ है, भले ही वो किसी उसमें लाग लपेट में आया, वो भी गठन कराने में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की भूमिका है। मुझे फक्र है कि मैं उस संगठन से प्रतिनिधि हूं, मैं उसका प्रदेश प्रवक्ता हूं। आज चाहे परिसीमन की बात हो, रावत जी को मालूम है कि हमने 2005 में कितनी बड़ी रैली निकाली थी। टेक्निकली रूप में रावत जी जैसे लोग संघर्ष कर रहे थे, पांगती जी जैसे लोग संघर्ष कर रहे थे, और ग्राउंड पे जो एक आक्रोश जो समाज में जो देना पड़ता है सरकार को जगाने के लिए केंद्र तक, वो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच अपनी भूमिका सड़क पे अदा कर रहा था। और अब ऐसे ही भू कानून को लेके, मूल निवास को लेके हम लोग लामबंद हैं। ऐसे ही राज्य आंदोलनकारियों की लड़ाई के लिए दुख इस बात का होता है कि 10 साल पुनर्बहाली के लिए अगर कोई चीज नहीं मिली होती, हमने तो प्रथम वर्ष भी ये कह दिया था कि हमें अगर नहीं है तो उसमें ना लिखिए, लेकिन अब आपने हमारा जो विद्यार्थियों का, हमारे नौनिहालों का, हमारे आश्रितों का और स्वयं हमारे जैसे युवाओं का जो है जीवन खराब कर दिया है, तो उसकी कहीं ना कहीं प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। और मैंने देखा है कि केंद्र सरकार से लेके, राज्य सरकार से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक के नियम ऐसे मैंने देखे हैं कि जिसमें 15-15 साल बाद न्याय मिला है और उनके घरों में, चेहरों में खुशियां आई हैं। ठीक है, यहाँ पर दिगंबर नेगी जी, बड़ा सवाल हम हर बार जब भी ये मुद्दा आता था, हम हर बार डिबेट में यही पूछते थे, क्या टेक्निकलिटीज का ध्यान रखा जा रहा है? जो विपक्ष ने सवाल उठाए थे, जिन बात पर आपत्तियां थी, उसको तो सुलझा लिया गया, लेकिन जिन टेक्निकलिटीज की बात जयसिंह रावत जी ने की है, क्या उनकी भरपाई हो पाई है? क्या उनको कंसिडर किया गया है? और किया गया है तो फिर आखिर कौन वो व्यक्ति है जिनसे सलाह मशवरा करके इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है? निश्चित रूप से इस क्षैतिज आरक्षण को देने में काफ़ी देर हो चुकी है जी। और अब पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है वो इस बात को लेकर के गंभीर है, और उनका गंभीर प्रयास इस बात से भी झलकता है कि इस प्रवर समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष
के प्रतिनिधि के रूप में उनके जो सह नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी उस बैठक में रहे और उन्होंने भी प्रवर समिति की जो संस्तुतियां उनको अपना समर्थन दिया है। और इससे ये बात और गंभीर हो जाती है कि सरकार इस विषय में अब बहुत गंभीर है, इसमें अब देर नहीं लगेगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जल्दी ही जो है हमारे जो गौरवशाली जो हमारे राज्य आंदोलनकारी साथी हैं, इनकी वर्षों से लंबित जो क्षैतिज आरक्षण की मांग है वह पूरी होगी, इनके घरों में खुशहाली आएगी, इनको और इनके आश्रितों को रोजगार मिलेगा और उनका सम्मान हो पाएगा कि जिन्होंने इस राज्य के लिए आंदोलन किया है जी। और एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है। अगर हमको लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो ऐसे लोगों को सराहना करना, उनका संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, उनको आगे बढ़ाना यह सरकारों का दायित्व होता है कि ऐसे लोग जो कि लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं, यह परंपरा अगली पीढ़ी तक और उससे और आगे पीढ़ी तक जाए, उसके लिए एक मैकेनिज्म, उनको आर्थिक सुरक्षा के रूप में रोजगार भी एक बहुत बड़ा साधन है उत्तराखंड में विशेष करके। तो वह यदि सरकारी सेवा के रूप में उन लोगों को उपलब्ध होता है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार पूर्णतः कृत संकल्पित है और आज प्रवर समिति ने जो प्रस्ताव पारित किया है, इसके लिए मैं उस प्रवर समिति को बधाई देता हूँ। जी शीशपाल जी, जब विपक्ष की हम बात करते हैं, क्योंकि विपक्ष ने मॉनसून सत्र में इस पर सवाल उठाए थे, तो क्या उन आपत्तियों में ये भी टेक्निकलिटी शामिल थी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत पड़ सकती है, जो तमाम आर्टिकल 16(4)(a) की बात की जा रही है और प्रोविजंस की बात की जा रही है, क्या आप लोगों के नॉलेज में ये सब था? देखिए दिव्य दर्शनी जी, ये 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मामला है ये कोई नया नहीं है। मैंने कहा ना कि ये पहले से राज्य आंदोलनकारियों को मिलता था। एनडी तिवारी जी की सरकार ने यह अधिकार राज्य आंदोलनकारियों को दिया था। बाद में एक रिट हाई कोर्ट में चली गई, वहां पर जो भी सवाल उठे उसके बाद जो है उन सबके जो है समाधान है राज्य में। जो हमारा विधि विभाग है, निश्चित तौर पर विधि की इसमें पूरी राय ली गई और उसके बाद जो है सरकार इस बिल को लेकर के विधानसभा में आई है। अब जो भी इसकी टेक्निकलिटी डिफिकल्टीज होंगी वो निश्चित तौर पर सरकार ने उन पर गौर किया होगा। इतना ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार गौर करी जो है आनंद फानंद में बिल लाए, पहले ही बड़ा विलंब इसमें हुआ है और उसके बाद भी आपने देखा कि चर्चा के दौरान इस बिल में जो कमियां पाएगी सरकार ने, चाहे वो कमियां जानबूझ के छोड़ी क्योंकि बिल को लटकाने का उनका मकसद था, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों और विपक्ष का आक्रोश इतना होगा कि सरकार को फिर से घिरना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए कि ये प्रवर समिति की अंतोगत्वा चाहे देर सवेर जैसे भी है, अब संस्तुतियां आ गई हैं और ये निश्चित तौर पर मैं जय सिंह रावत जी की इस बात से सहमत हूं कि इसमें क्या संस्तुतियां हुई हैं ये तो जब सदन के पटल पर ये रिपोर्ट आएगी तभी पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका पूरा ध्यान रखा गया होगा और अब कोई इस प्रकार की जो है दिक्कतें नहीं आएंगी। और क्योंकि जैसे कि अभी यहाँ पर प्रदीप कुकरेदी जी ने भी कहा, मेरे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने कहा जिस तरीके से झारखंड में जो है पहले से ये आयोग बना करके जो है राज्य आंदोलनकारियों को तमाम अधिकार दिए गए हैं, यही मतलब बहुत सारे, और जैसे तेलंगाना का उदाहरण दिया क्योंकि तेलंगाना में तो जो है तमाम वहां पर जमीनी तक दी जा रही है। ये राज्य में तो छोटा मसला था ये 10% क्षैतिज आरक्षण का, ये इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था और मुझे लगता है कि अब इसमें कोई इस प्रकार की दिक्कतें नहीं है और ये तत्काल अब जो है कानून का रूप ले लेना चाहिए। और सरकार को मैंने जैसे पहले मांग की, फिर मैं अपनी मांग को दोहरा रहा हूँ, हमारी पूरी पार्टी इस मांग को दोहरा रही है कि तत्काल अविलंब जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और इसको पारित किया जाए और इसको जो है मंजूरी के लिए महामहिम राज्यपाल को भेजा जाए। बिल्कुल जी जी। डीके पाल जी, आप क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पर तमाम राज्यों की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश की बात की गई, झारखंड, तेलंगाना सबकी बात की गई, लेकिन जब उत्तराखंड की बात की जाती है, शुरुआत जहाँ से हुई वहीं आज हम लोग ये सवाल अब भी उठा रहे, कब तक आखिर कब तक? तो आखिर क्या मंशा के कोई गलत नहीं है, मंशा भी है देने की, लेकिन दे भी नहीं पा रहे हैं। देखिए आदरणीय जी ने दो राज्यों के बारे में कही है, तो झारखंड जो हमारे साथ में एक हमारा तेलंगाना, वहाँ विधानसभा के विधायकों ने स्पेशल सत्र जाकर के स्पेशल काम किए हैं अपने राज्य के राज्य आंदोलनकारियों के लिए। और झारखंड में तो मंच नाम की कोई चीज नहीं, उन्होंने तो बनाया उसको और बनाने के बाद में निदेशक बनाया उसका, तमाम सारी सुविधाएं वो दे रहे हैं।
मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारियों की भी गलतियां सामने आ रही है। मेरी बात को अदरवाइज न ले, जी कुकरेजी जी और आदरणीय रावत जी, मैं ये समझना चाहता हूँ क्या हमारा राज्य आंदोलन का जो जोश था, जो खून था गरम, वो ठंडा हो गया? क्या हम डर गए हैं इन सरकारों से? क्या हम आज जो है ना एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम इनका सामना नहीं कर सकते? क्या हमने राज्य इसलिए बनाया था कि आप इनके हाथों में सत्ता देकर के आप मूक दर्शक बनेंगे? ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ राज्य आंदोलनकारियों की भी खून ठंडा हो गया है और वो क्रांतिकारी नहीं रह गए हैं। वो अब केवल आंदोलनकारी बनकर रह गए हैं और वो केवल अपनी जरूरतों को भी अपने दम पर नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ, अगर मैं इस बात को आश्वासन भी देना चाहता हूँ, इसके लिए इतना आसान नहीं है। ये केवल चुनाव के लिए ये शिगुफा भर मात्र है, ये प्रवर समिति जो लेकर के आई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि क्या राज्य आंदोलनकारी यदि लोकसभा चुनाव तक इसको लेकर के नहीं आए, क्या आग बबूला होंगे? जो मुझे नहीं लगता। क्या अपनी मांगों को दृढ़ता के साथ उठाएंगे? जो मुझे नहीं लगता। क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों का खून ठंडा हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनसे डर नहीं रही है। कैसे डरेगी? हम कैसे इनको चौंकाए, कैसे उनको बताएं? तो डी के पाल जी, आप क्या सजेशन देना चाहते हैं सर? अभी जो आंदोलन हमने इससे पहले जो सड़कों पर दिया था, आपने जो देखा था, जो तमाम राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर इतने लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, वो क्या था सर? वो नाराजगी नहीं थी? क्रांतिकारी किस तरीके से दिखाई जाए? नाराजगी होने से क्या चलेगा? निर्णय लेना पड़ेगा। इनको डू एंड डाई करना पड़ेगा। यदि लोकसभा चुनाव से पहले आपने इस क्षेत्रीय आरक्षण को लागू नहीं किया तो हम भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे, भाजपा को हराएंगे। पहला निर्णय तो ये ले। दूसरा ये ले, इनको सबक भी सिखाएंगे। कैसे सबक सिखाएंगे आप? इनके ताले लगाइए आप इनकी विधानसभा के अंदर। इनके जो जितना भी इनके जो ऑफिस बैठे हैं इस विभाग को लेकर के, उस कार्यालय के ताले लगाइए। आप इनको बंद करिए, लामबंद करिए इनको कमरों के अंदर। इनको बताना पड़ेगा, आपको ताकत दिखानी पड़ेगी अपनी। जब राज्य बनाने के लिए ताकत दिखा सकते हो कुकरेजी जी, आदरणीय रावत जी, तो क्या हम अपना अधिकार लेने के लिए ताकत नहीं दिखा सकते? बिल्कुल। उनको सबक नहीं सिखा सकते क्या? ये हमारा खून ठंडा समझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी आह्वान करती है कि लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी साथ इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इन मांगों को लेकर के राज्य आंदोलनकारी क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर के इनके साथ लड़ेगी। हम जाएंगे जेल, हम जाएंगे जेल, ठीक है, लेकिन इनको सबक सिखाना पड़ेगा। जय सिंह रावत जी, यहाँ पर खून ठंडा होने की बात की जा रही है, क्रांतिकारी होने की बात की जा रही है, ये सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन एक चीज जो इस पूरी प्रवर समिति की बैठक से साफ हो चुकी है कि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ में मिलकर कोई फैसला लें, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप ना करें और साथ में बैठ के कोई फैसला लें, तो विरोध तो कोई है नहीं, तो जनता के जो फैसले हैं, हक के फैसले, वो तो तुरंत हो जाएंगे। फिर लड़ाई किस बात की? विरोध करने की किसी की हिम्मत भी नहीं है, वो कैसे विरोध कर देंगे? दूसरा मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बात आई छत्तीसगढ़ की, झारखंड की और जगह की बात आई है। आप समझे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, झारखंड में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। हमारे यहाँ कम से कम 3 दर्जन लोग शहीद हुए हैं, सैकड़ों उसमें घायल हुए हैं और 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। हमको गिरफ्तार किया और यहाँ उनको अरेस्ट किया जाता था और कहाँ में भेज देता, पूरब में भेज देता। तो कई दिन के बाद वापस भी लौटते थे, कई दिनों के बाद वहां से लौटते थे। ये स्टेट टेररिज्म यहाँ पर हुआ। यहाँ की जो कुर्बानियां, हमारे यहाँ के आंदोलनकारियों की जो कुर्बानियां थी, इनका जो संघर्ष था, उसका फायदा झारखंड को मिला, उसका फायदा आपको छत्तीसगढ़ को मिला। और देखा जाए बाय एंड लार्ज तेलंगाना का राज्य देखा जाए तो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की वजह से मिला। क्योंकि पहले कहते थे कि पेंडोराज बॉक्स खुल जाएगा, मतलब एक भानुमति का पिटारा खुल गया तो न जाने कितने राज्यों की मांग होने। इसलिए भारत सरकार डरती थी, सरकारें इसलिए डरती थी कि नए राज्यों की बात नहीं करती थी। जब उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने इतनी शहादतें दी, इतने संघर्ष किए, तब जाके औरों को रास्ता खुला है। ये वाली बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं टेक्निकल आदमी, मैं वकील नहीं हूँ, मैं संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर उत्तराखंड की सरकार चाहे, अगर पॉलिटिकल विल है, तो अगर थोड़ा बहुत दिक्कतें भी इसमें आएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने 2 बार रिजेक्ट किया तो किसी वजह से
किया होगा, क्योंकि ये जमीन अलॉट करने वाला बात नहीं है, ये फंडामेंटल राइट का मामला है, आर्टिकल 16 का मामला है, ये दिक्कत है। तो अगर है भी तो इस समय डबल इंजन कब काम आएगा, इसीलिए तो आएगा प्रेसिडेंट के पास भेजना या तो उसको पार्लियामेंट को भेजने का मतलब वही है, जो भारत सरकार चाहेगी वही होता है। प्रेसिडेंट का मतलब जो गृह मंत्रालय चाहेगा वही तो जाता है। भाई खंडूड़ी जी का लोकायुक्त कैसे गया, वो तभी तो गया था उस समय, और वो पास होके आ गया। अगर इसमें दिक्कतें भी आती हैं तो वो आर्टिकल जो 16(4) का ए या बी जो है उसमें जोड़ना है, जैसे हिमाचल वालों ने जुड़ा है, बताया ना मैंने, वो जुड़ सकता है और यहाँ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं गृह मंत्रालय से, मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं जी हमारा ये विधानसभा ने भेजा हुआ राष्ट्रपति जी को, इसको उसका अप्रूव करके इसको भेज दो तो लागू हो जाएगा। थोड़ा देर लगेगा, 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन बुनियादी काम हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई दोबारा उसको माना मिल गया। हमारे 300 लोग फंसे हुए बीच में, मतलब वो उसको कहते हैं ना, वो अधर में लटका हुआ, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ, न जाने क्या फैसला आता है। उनका तो सिलेक्शन हो रखा है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसा ना हो कि आगे भी ऐसी स्थिति ना हो। आप जो भी कर रहे हैं हवा में बात मत करो प्लीज, जो भी करना बेसिक बात करो, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आंदोलनकारियों को भी बताओ, आपके जो इरादे हैं, जो आपका डिटर्मिनेशन है कि देना है, पक्का देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे अभी हुआ था। भाई आपके अगर तिवारी जैसे लोग होते उस समय, जिनका इतना अनुभवी थे, तो मुझे लगता है इतना दिक्कत पड़नी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनको सब चीजों का ज्ञान था। तो ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन आप वैसा मत करो कि हवा में दे दो, ये तुम भी खुश चाहिए, हमने तो अपने बला सर की बला टालने वाला काम मत करो, आप करने वाला काम करो ताकि ये हो जाए। बिल्कुल, ये बीजेपी और कांग्रेस का दोनों के लिए मेरा सवाल ये है कि आपने ये प्रवर समिति के पास जो ड्राफ्ट अब बना है उसका एक एग्जाम्पल देख लिया है। अभी राज्य आंदोलनकारियों की और भी मांग है, भू कानून मांग है, यहाँ पर मूल निवास मांग है, चिन्हीकरण की मांग है, ये तमाम ऐसी मांगे। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और बीजेपी यानी पक्ष और विपक्ष को साथ में मिलकर एक बार में तमाम समस्याएं जो है वो सुलझा लेनी चाहिए? दिगंबर नेगी जी, पहले आपसे पूछूंगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास वो साथ में लेकर के सिद्धांत पे काम करने वाली पार्टी है, और उसका प्रतिफल और उसकी जो संवेदनशीलता है वह प्रवर समिति जो विधानसभा अध्यक्ष की उसमें बनाई जाती है, सरकार के द्वारा बनाई जाती है, और एक हाई एम्पावर्ड कमेटी है वो स्वयं में, और उसमें विपक्षी दल के विधायक गण भी उसमें सदस्य रखे जाते हैं। तो उनकी सहमति से जो आज प्रस्ताव गया है वो बहुत सही है, सही रास्ते पे चल रहा है, सही दिशा की ओर बढ़ रहा है कार्य। और यही नहीं, मेरा तो अपने साथी आंदोलनकारियों से अनुरोध है, उनसे सुझाव भी उनके साथ, कि भाई सभी लोग नौकरी नहीं पा सकते हैं, तो उत्तराखंड के जो संसाधन हैं उन पर भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जहाँ यहाँ के जो खनिज हैं उसमें बहुत बड़ा उद्योग उत्तराखंड के अंदर खनिज का है, इसमें खड़िया है, रेता बजरी है। वो जो बाकी लोग उस कारोबार को कर रहे हैं, तो अगर ये उसमें अपनी हिस्सेदारी मांगे, उसमें पट्टा मांगे कि भाई इनमें भी हमें मिलना चाहिए, तो बहुत सारे हमारे नौजवान राज्य आंदोलनकारी उसमें वो हंसते हैं। इसी प्रकार से जो शासन सत्ता है उसमें पारदर्शिता बनाने में, उसको और इफेक्टिव बनाने में, गुड गवर्नेंस एस्टैब्लिश करने में, एक नई कार्य संस्कृति स्थापित करने में ये अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में केवल रोजगार मांगने तक ही सीमित नहीं पूरी शक्ति लगनी चाहिए, बल्कि राज्य के सर्वांगीण विकास में उत्तराखंड राज्य आंदोलन की भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए, उनका उपयोग होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा है, एक भावनात्मक लगाव है। उनसे अच्छा इस बारे में कोई दूसरा कर नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। शीशपाल जी, आप क्या कहेंगे? यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अभी तक आप लोग आरोप लगाते थे सत्ता पक्ष सुनता कहाँ है विपक्ष की, लेकिन अब तो आप साथ मिलकर काम कर रहे थे, अब तो ऑपोजिशन का कोई सवाल ही नहीं है, तो आगे आने वाले मुद्दों पर भी आप साथ काम कर लीजिए।
नहीं नहीं, देखिए दिव्य दर्शनी जी, ये तो सरकार पे निर्भर करता है कि वो विपक्ष को कितना साथ लेता है। और जहां तक आप इसमें प्रवर समिति में कह रहे हैं कि विपक्ष साथ है, तो ये तो प्रावधान है, ये तो विधानसभा का मान ली एक सिस्टम है कि अगर प्रवर समिति बनेगी तो उसमें विपक्ष से विधायक भी सदस्य होंगे इस नाते। और अगर भू कानून सरकार लेके आती है या आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के मामले पे सरकार गंभीर होती है और विपक्ष को सहयोग चाहिए, हम तो लगातार मांग ही रहे हैं। हम तो जो है आंदोलनकारियों की मांग का समर्थन कर रहे हैं। हम तो राज्य के जो भी ज्वलंत मुद्दे, हम चाहते हैं कि सरकार उस पर तत्काल फैसले ले रही है और विपक्ष का जो भी सहयोग चाहिए हम वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार की मंशा तो हो। भू कानून के मामले में आप देखिए ना, विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने कह दिया कि साहब हम बिल्कुल इस पर गंभीर है और तत्काल इसको कर रहे हैं। उसके बाद जो इन्होंने भू कानून के लिए समिति बनाई, उसकी रिपोर्ट आई हुई भी जो है 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अभी तक सरकार जो है उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। आप रिपोर्ट आने के बाद भी पता नहीं वो कहाँ धूल जो है उस रिपोर्ट पे चढ़ी हुई है। भाई धूल झाड़िए उसकी और लाइए उसको सदन के पटल पर, उस पर चर्चा कीजिए और कम से कम मंशा साफ होगी तो आगे बढ़ेंगे। तो विपक्ष तो राज्य हित के जो भी मुद्दे हैं, जो आंदोलनकारियों का मसला हो, भू कानून का मसला हो, आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का मसला हो, बेरोजगारों के रोजगार का मसला हो, राज्य में कानून व्यवस्था का मसला हो, राज्य में जो है विकास का रोड मैप बनाने का मसला हो, लेकिन सरकार जो है आप देखिए ना जिस तरीके से मनमाने तरीके से फैसले ले रही है, सर्वसम्मति से तो फैसले लेने की जो है या परंपरा से समाप्त हो गई है। अब विधानसभा का सत्र आप देखिए जो है कि केवल रस्म अदायगी के लिए बुलाया जाता है। एक साल में 60 दिन विधानसभा का सत्र चलना चाहिए, ये संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन यहाँ तो 2 साल का रिकॉर्ड है कि जो है 10-12 दिन से ज्यादा विधानसभा का सत्र चला ही नहीं। 2 दिन के लिए विधानसभा का सत्र होता है, सरकार को ठंड लग जाती है, भाग जाती है। तो ये गंभीरता नहीं है सरकार की जो है मसलों को हल करने की, विपक्ष को साथ लेने की, या राज्य के जनता के या आंदोलनकारी के जो भी गंभीर मसले हैं कि ये जो है उनको त्वरित गति से सुलटाना चाहते हो। तो हर मामले में जो है पेच फंसाना, रोड अटकाना, तानाशाही से जो है अपने मनमानी जनता के ऊपर आंदोलनकारियों पे थोड़ा, ये इनका काम है। तो ये इस जो है जो सत्ता के मद में ये चूर है, जो प्रचंड बहुमत का नशा, इस नशे से बाहर आए और ये मुद्दों को सुलटाने की मंशा दिखाए, इच्छा शक्ति दिखाए। विपक्ष हर जगह इनका साथ देने के लिए तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम राज्य का हित चाहते हैं, राज्य का विकास चाहते हैं, राज्य के बेरोजगारों को रोजगार मिलता हुआ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो जहां पर राज्य का हित होगा निश्चित तौर पर विपक्ष वहां पर जो है साथ खड़ा होगा। बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूं उससे पहले प्रदीप कुकरेती जी, जो दिगंबर नेगी जी ने कहा उस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ठीक है एक जगह तो आप लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप उस तरफ भी ध्यान दीजिए जो खनिज हैं इस प्रदेश के, उसमें भी अपनी हिस्सेदारी मांगे। उन्होंने वस्तु स्थिति को देखते हुए बहुत बड़ी बात कही है और ये चीज़ें हमारे प्लान में है। हमने जो आपको बताऊं जो 10% जो ये जो इसमें रोजगार से लेके जो तिवारी सरकार ने जो देना प्रारंभ किया था, हम उस दिशा के अलावा हट के इसीलिए हमने कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों ने जो काम किया हुआ है, उद्योग में 70% के लिए हमने कहा था कि ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, जो स्थानीय व्यक्तियों के लिए। निश्चित रूप में अभी रावत जी की बात आपने सुनी कि यहाँ के लोगों ने बाकी के राज्यों के बनस्पत कितनी कुर्बानियां दी है। तो ये लड़ाई वास्तविक रूप से भारत के, हम लोग सीमांत प्रदेश के लोग थे, तो संघर्ष ही इसीलिए किया गया था। तो निश्चित रूप में हम जो आपने कही वो बहुत बड़ी बात कही, इसको कहने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। जनरली जो हमारे जनप्रतिनिधि नहीं कहते हैं, तो वो वास्तव में मैं भी यही चाहता हूं और हमारी ये हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं कि आप हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिए। आज अगर खनन की मैं बात करूं, शराब व्यवसाय की मैं बात करूं, किसी भी व्यवसाय में बात करूं, हम ये चाहते हैं कि हमारे स्थानीय आदमी को उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर किसी सरकार में अगर मैं कहूं कि कोई किसी भी आयोग का यहाँ पे वो बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, सदस्य बनते हैं, किसी भी राजनीतिक सलाहकार में सलाहकार की भूमिका होती है, तो मैं ये चाहूंगा कि भाई रावत जी उसमें सलाहकार रहे। अगर पत्रकारिता में रखनी है, अगर राजनीतिक सलाहकार रखना है तो नेगी जी रहे, रावत जी रहे। तो हम ये चाहते हैं कि स्थानीय आदमी को, स्थानीय लोगों को रहनी है। ऐसा नहीं कि आप गाजियाबाद से, देहरादून से, उससे बाहर से लाके, आप उत्तराखंड से बाहर से लाके आप यहाँ हमारे माथे पर रख दें। जो अब वर्तमान सरकार में कुछ अधिकारी सरकारों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अब नहीं, दोनों तरह की सरकारों में कुछ अधिकारी इस बात को कर रहे हैं, जो एजेंसियां लाके जो रोजगार निकलता था, रोजगार कार्यालय क्यों खुला हुआ था, वो इसीलिए खुला हुआ था जी। आप ये देखिए जिला उद्योग केंद्र क्यों खुला हुआ था, वो इसीलिए खुला हुआ था कि वस्तु स्थितियां सरकार के जो समाज के लिए जो वो होता है, उस दिशा में पढ़ने की दिशा में निश्चित रूप में हम उस दिशा में पढ़ने की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं शॉर्ट में सबसे फाइनल कमेंट अब लूंगी। डीके पाल जी, आपसे शुरुआत करूंगी। सर, शॉर्ट में फाइनल कमेंट क्या उम्मीद अब आप करते हैं? मैं तो
प्रारंभिक दौर में जाऊंगा इस शोट में। हरदनहल्ली दोड़ेगौड़ा देवगौड़ा जी ने जब इस राज्य की स्थापना करने की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि प्रारंभिक दौर से कोई मुख्यमंत्री बने तो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी के मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, जो उत्तराखंड के विषय में समझता हो। इन्होंने क्या किया, स्वामी जी को लेकर के आगे 2 साल जो महत्वपूर्ण थे हमको 20 साल पीछे कर दिया। फिर उसके बाद में हमारी मांग, हमारे राज्य आंदोलनकारी की मांग केवल राज्य तो था ही, उसके साथ में अस्थायी राजधानी गैरसैंण भी थी, हमारी तमाम परिसंपत्तियों के मामले भी थे उन 2 सालों में। तमाम चीजों पर गंभीरता से विषय को उठा करके भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब अल्पकालिक सरकार थी, उसको गंभीरता से उस समय रखना था, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद जो सिस्टम बना वो राज्य आंदोलनकारियों के विरुद्ध बना, राज्य के लड़ाई लड़ने वाले लोगों के विरुद्ध बना, और आज तक वही परंपरा चल रही है। तभी मैं कह रहा हूँ हमने लड़ाई लड़के राज्य लिया, हमने भूखे पेट रह करके शहादत दे करके राज्य लिया, लेकिन राज्य को चलवाने के लिए भी राज्य आंदोलनकारियों के राज्यवासियों को आगे आना पड़ेगा। ये जो मांग है छोटी मांग नहीं है, ये सरकार को आगे आकर के देने वाली चीजें थी कि लीजिए आपने इस राज्य के लिए तमाम शहादतें दी हैं, तमाम अपने बच्चों को उस समय की जवानी, जैसे कुकरेती जी ने कहा कि नौजवान जो उस समय का दौर था, एक भी बंदा बता दीजिए जिसने सरकारी नौकरी में उसको हिस्सेदारी ली उस बंदे ने। केवल अपने 10 से 15 साल 90 के दशक पूरा का पूरा राज्य के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ राज्य आंदोलनकारियों को बड़े दृढ़ता के साथ नहीं, पूरे उग्र होकर के मजबूती के साथ में अपनी मांग को रखना चाहिए। और अगर ये मेरठ के लोकसभा चुनाव से पहले तो इनको कहना चाहिए कि हम तुमको हराएंगे और छोड़ेंगे नहीं इस हालत में। क्यों? क्योंकि आप राज्य आंदोलनकारियों को प्रहार कर रहे हो, कुटाघात कर रही हो। मोदी जी बड़ी सच्चिता के साथ में बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सरकार उनकी बात तो सुन रही है? शॉर्ट में प्लीज शीशपाल बिष्ट जी, शॉर्ट में में सुन रही है। आम आदमी पार्टी राज्य आंदोलनकारियों के साथ है और पूरी मजबूती के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मैं उनकी हर लड़ाई में साथ देगी। ठीक है, शीशपाल बिष्ट जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्य दर्शनी जी, राज्य आंदोलनकारियों की जो भी मांगे हैं 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में मैं पहले कह चुका हूं कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, इसके पर तत्काल जो है विधानसभा की मोहर लगनी चाहिए और ये कानून का रूप लेना चाहिए। इसके अलावा जो चिन्हीकरण के मामले हैं, राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान के मामले हैं, जो 10 साल तक इन्होंने संघर्ष किया है, इसमें जो है उम्र में जो है इनको छूट देने के मामले, इसमें तत्काल फैसले होने चाहिए। और प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो राज्य आंदोलनकारियों के साथ अभद्रता की, उसके लिए उन्हें राज्य आंदोलनकारी से तत्काल माफी मांगनी चाहिए। ये बात मैं फिर से दोबारा कहना चाहता हूँ। ठीक है, जय सिंह रावत जी सर, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए बात कही है, सरकार ये कानून बना दी रिजर्वेशन पे, लेकिन साथ ही साथ आंदोलनकारियों का कैसे उनका कल्याण हो, इसके लिए उस ऑप्शन पर भी विचार होना चाहिए, उसको भी करना चाहिए। मैंने टीवी के मूवमेंट जो राजशाही के खिलाफ जो मूवमेंट चला था, उस पर मैंने किताब लिखी जो रिसर्च बुक है। उस समय जब आंदोलन खत्म हो गया, जब सारा लक्ष्य मिल गया, तो क्या हुआ, तो आंदोलनकारियों को बसों के परमिट दी गई, किसी को इस तरह से उनको अप्लाई किया गया जिनको ताकि उनका आर्थिक उन्नति हो, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इस तरह सीनिक मूवमेंट हुआ। जो राष्ट्रीय आंदोलन लेकिन था वो हमारे पुराने जितने सूचनाधिकारी होते थे सब वही तो होते थे, आंदोलनकारी थे, फ्रीडम फाइटर होते थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन में भी आंदोलनकारियों को कंपनसेट करने की कोशिश की गई, चाहे रिजर्वेशन हुआ नहीं हुआ, लेकिन और तरह से उनके एहसान का बदला इस तरह से पाया जा सके, ये ऑप्शन पर। लेकिन आंदोलनकारियों को नहीं उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इधर दिक्कत होती है और चीज होती है, इसका क्यों नहीं उनको लाभ मिलना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। प्रदीप कुकरेती जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि नेगी जी भी यहाँ पे हैं और विपक्ष के भी यहाँ पे हैं। मैं केवल ये चाहता हूं कि कल तक ये मैं समझता हूं कि अगर विधानसभा अध्यक्ष कल या परसों के अंदर यहाँ आ जाती हैं, ये ड्राफ्ट उनको सौंपा जाए और स्थापना दिवस से पहले सत्र बुलाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और नहीं भी बुलाया जाता तो कम से कम 1 हफ्ते के अंदर ये सत्र बुला के पुनः मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिवाली तक उन राज्य आंदोलनकारियों को महामहिम से औपचारिकता पूरी करते हुए उनके हाथ में वो शासन आदेश या वो अधिसूचना उनके हाथ में हो। जी, दिगंबर नेगी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। उत्तराखंड के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस राज्य के हर वर्ग के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, जो कि इस राज्य के गौरव हैं,
उनकी वर्षों से लंबित 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग शीघ्र पूरी होने जा रही है। इसके लिए मैं सभी राज्य आंदोलनकारियों को फिर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की 10% का हक, देखते हैं कब तक, क्योंकि यहाँ पर ड्राफ्ट जो है फाइनल तौर पर तैयार हो चुका है। अब इंतजार है सिर्फ विधानसभा अध्यक्षा का, जब इसे सौंपा जाएगा और कब विशेष सत्र बुलाया जाता है, कब यहाँ पर राज्यपाल की मोहर लगती है और क्या वाकई जो ये प्रवर समिति की बैठक हुई इसमें सभी टेक्निकलिटीज दूर कर ली गई हैं, क्या सभी रोड़े हट गए हैं और कब तक यहाँ पर 10% का जो तोहफा है वो राज्य आंदोलनकारी को दिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस खास पेशकश में क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।